जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी मंथली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों आज के सेशन में हम नवंबर 2024 के इंपॉर्टेंट मंथली करंट अफेयर्स को पढ़ने वाले हैं, वो भी पूरा डिटेल्स के साथ, पूरे एनालिसिस के साथ। अगर आपने इस पूरे वीडियो को देख लिया तो आपका नवंबर का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो ये एक एनालिसिस वीडियो है, बाकी अभी हम वन लाइनर वीडियोस भी लाने वाले हैं ताकि आपका रैपिड रिवीजन हो जाए। और जितने भी बच्चे भी मेरे मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो को देख रहे हैं वो हमारी प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। वो हमारी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। आप हमारी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, यहाँ पे लिखा मंथली करंट अफेयर्स। आप यहाँ पे जब जाएंगे तो आपको हर महीने का जनवरी से लेकर के आप पूरा अक्टूबर तक, और नवंबर में अभी आपको दे रहा हूं, तो पूरा आपका यहाँ पे 11 महीने का करंट अफेयर्स आपका कवर हो जाएगा। आप पूरी प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा। भारत के सभी एग्जाम्स के लिए हम यहाँ पे करंट अफेयर्स आपका कवर करा रहे हैं। आपका भी रेलवे का एग्जाम है, आपका एसएससी का एग्जाम है, इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम, एमपी में एग्जाम है, बिहार में एग्जाम है और आपका यूपी में भी एग्जाम है। तो सभी को ध्यान में रखते हुए मंथली करंट अफेयर्स में यहाँ पे कवर करा रहा हूं। कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को अपनी नोटबुक पे नोट कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। और आप लोगों के लिए मोटिवेशन थॉट है, अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है दोस्तों। तो अगर आपको मेहनत करने की आदत है, आप अगर टाइम शेड्यूल करके अपनी क्लासेस को कंडक्ट कर रहे हो तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। डेली कंसिस्टेंटली मेहनत करो। ऐसा नहीं कि एक दिन में 10 घंटे पढ़ो, अगले दिन कुछ भी नहीं। आप डेली 5 घंटे पढ़ो, लेकिन 5 घंटे डेली पढ़ो, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए हैं, आपको बस प्यार से ईयरफोन लगा करके सुनते जाना है हर एक पॉइंट को। और पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा। मिस यूनिवर्स 2024 का टाइटल विक्टोरिया काजेर ने जीता है, इनका रिलेशन किस देश से है? तो देखिए ध्यान में रखिएगा, ये डेनमार्क से बिलोंग करती है। कहां से बिलोंग करती हैं? डेनमार्क से इनका रिलेशन है। अब आइए जानते हैं कि कंपटीशन कहां पर हुआ, पिछले साल कौन इसका विजेता था और पहला कौन विजेता था। तो पहले तो आप इनकी तस्वीर देखिए ताकि आपके दिमाग में छप जाए। तो आप यहां पर देख सकते हैं डेनमार्क की विक्टोरिया काजेर है, जिन्होंने मिस यूनिवर्स 2024 का टाइटल जीत लिया है। भारत की तरफ से भी आपको पूछा सकता है कि भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया, तो आप बताएंगे कि भारत की तरफ से रिया सिन्हा ने पार्टिसिपेट किया था। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए मिस यूनिवर्स 2023 का लास्ट ईयर का जो टाइटल था वो यहां पे सेनिस पलासियोस ने जीता था, एंड शी वॉज बिलोंगिंग टू निकारागुआ कंट्री। तो जो यहां पे क्लास हमारे हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स यहां पर देख सकते हैं, दोनों मीडियम के छात्रों के लिए क्लास बनाई गई है। अब देखिए दोस्तों, ये जो मिस यूनिवर्स 2024 का कंपटीशन था ये हुआ कहां पर? तो ये मेक्सिको सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया था। आपको ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। और दुनिया की जो सबसे पहली मिस यूनिवर्स, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये फिनलैंड की आर्मी कुसेला थी। इनकी भी तस्वीर आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। आइए देखते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर ये रहा। अमेरिका के 47 नंबर के राष्ट्रपति कौन बने? हु इज द 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? तो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने। कौन बने हैं? डोनाल्ड ट्रंप बने। मैं आपको पूरी एनालिसिस बताऊंगा कि अमेरिका में कितने सीटों पे चुनाव हुआ, कौन किसने जीता, सब कुछ यहां पे एनालिसिस करने वाले हैं। तो अमेरिका के 47 नंबर के राष्ट्रपति आप बने, आप यहां पर देख सकते हैं। 2016 में पहली बार राष्ट्रपति बने थे और 2020 में भी चुनाव लड़ा, लेकिन जो बाइडेन के हाथों हार गए। अभी 2024 में इलेक्शन कमला हैरिस के खिलाफ लड़ा और 2024 में बहुत ही प्रचंड बहुमत के साथ इन्होंने जीत हासिल करी है। तो आप मेरे पीछे आप यहां पर देख सकते हैं 312 सीटें यहां पे जीती हैं। 2 वहां पे हैं, एक सीनेट है जिसे अपर हाउस कहते हैं, और एक जो है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, लोअर हाउस कहते हैं। तो 312 सीटें यहां पे जीती हैं। 270 सीटें चाहिए थी, लेकिन आप देख सकते हैं कितना बड़ा यहां पे मार्जिन के साथ जीता है। 226 सीटें कमला हैरिस की थी। अब देखिए यहां पर मैंने आपको बताया कि 2 हाउसेस है अमेरिका में, एक होता है सीनेट जिससे हम कहते हैं अपर हाउस, और एक होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जिससे हम कहते हैं लोअर हाउस। उसी प्रकार से जैसे भारत में लोकसभा है और यहां पे जो संसद होती है, हमारे यहां पार्लियामेंट कहते हैं, यहां पे इसे कहते हैं कांग्रेस। तो कांग्रेस के 2 सदन होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। मतलब इस बार इस मंथ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे।
भारत के 51 नंबर के चीफ जस्टिस यानी 51 नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो देखिए भारत के 51 नंबर के न्यायाधीश संजीव खन्ना बने। कौन बने हैं? संजीव खन्ना। तो मेरे पीछे आप संजीव खन्ना देख सकते हैं, हमारे देश की राष्ट्रपति को शपथ दिलाती हैं। हमारे संविधान में लिखा हुआ है देश के जो सीजीआई होंगे उनको शपथ दिलाने का काम हमारे देश के राष्ट्रपति का होता है। और ये 51 नंबर के न्यायाधीश बने 11 नवंबर को। एंड ही विल रिप्लेस विच पर्सन? तो ही हैज रिप्लेस्ड डी.वाई. चंद्रचूड़। ही हैज रिप्लेस्ड डी.वाई. चंद्रचूड़। 10 नवंबर को रिटायर हुए, 11 नवंबर को इन्होंने यहां पे शपथ दिलाई गई है। ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बता देता हूं कि कौन सा आर्टिकल है जो कि हमारे संविधान में यह बताता है कि न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रोसेस क्या होगी। तो आर्टिकल नंबर 124 क्लॉज 2 हमारे संविधान में 124 से लेकर 147 तक हमारे संविधान में सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया। और सुप्रीम कोर्ट का जो भी सीजे होगा या अदर जजेस होंगे, अभी टोटल 34 जजेस है प्रेजेंट में हमारे सुप्रीम कोर्ट में, उन सब की अपॉइंटमेंट करने का काम हमारे देश के प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के स्क्रीन पर रहा। बुकर पुरस्कार 2024 रिसेंटली में किसे प्राप्त हुआ है? हु हैज रिसीव्ड द बुकर प्राइज 2024? तो 2024 का बुकर पुरस्कार समांथा हार्वे को मिला। किसे मिला? समांथा हार्वे। आपको याद रखना है, ठीक है। समांथा हार्वे को मिला, ये ब्रिटिश ऑथर हैं समांथा हार्वे। 2024 का बुकर प्राइज मिला। अब ये पूछा जा सकता है कि आखिर उन्होंने किया क्या है। तो इनकी नोवेल है, इनका उपन्यास है, इसका नाम है ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल के लिए इनको यहां पे पुरस्कार दिया गया। और ये जो उपन्यास है, जो नोवेल है, हमारा जो अंतरिक्ष स्टेशन है, इंटर स्पेस स्टेशन, जहां से हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, वहां पे 6 अंतरिक्ष यात्रियों के एक दिन के जीवन के मतलब उनके लाइफ में क्या क्या होता है, इस सब बुक में बताया, इस नोवेल में बताया गया है। और समांथा हार्वे को मिलेगा 64,000 अमेरिकी डॉलर। अगर रुपयों में हम बात करें तो समथिंग 54 लाख समथिंग होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आइए देखते हैं। 5वां प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर रहा। पीएम मोदी को द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से किस देश ने सम्मानित किया? विच कंट्री हैज अवॉर्डेड द पीएम मोदी द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर? देखो नाम में ही छुपा हुआ है कि कौन सा देश है। नाइजीरिया देश है। अभी नाइजीरिया की यात्रा पर हमारे देश के प्रधानमंत्री गए हुए थे, तभी इसी मौके पर इनको यहां पे सम्मानित किया गया है। ठीक है। तो नाइजीरिया ने प्रधानमंत्री मोदी जी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया है। देखिए काफी लंबे समय के बाद नाइजर ने किसी देश के प्रधानमंत्री को सम्मानित किया। इसके पहले ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ आई थी, उसके बाद यह सम्मान प्राप्त करने वाले दूसरे विदेशी हैं। ठीक है। नाइजीरिया कहां पर आई, लोकेशन को देखते हैं, नाइजीरिया की लोकेशन को स्टडी करते हैं। तो आप यहां पर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, अभी आप क्लास देखते चलिए। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का मैप है, ये नाइजीरिया है। बोला टिनुबू यहां के राष्ट्रपति है, नायरा यहां की करेंसी है, अबूजा यहां की कैपिटल है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है। चलिए अभी बहुत सारे अवार्ड्स पीएम मोदी को मिले हैं, आइए सभी अवार्ड्स को एक बार रिवाइज कर देते हैं ताकि आपको पता चल जाए। तो देखिए यहां पे एबकल अवार्ड भी मिल चुका है, पलाऊ कंट्री ने दिया है। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, फिजी के द्वारा दिया गया है। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगुहू, ये पापुआ न्यू गिनी के द्वारा दिया गया है। ठीक है। ऑर्डर ऑफ द नाइल, नाइल रिवर आपको पता है ये इजिप्ट से होकर के गुजरती है, ये हमारी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, मिस्र। ठीक है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, फ्रांस ने दिया है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर ऑफ 2023, ये ग्रीस ने दिया है। ऑर्डर ऑफ ड्रू ग्यालोप, भूटान ने दिया है। रशिया के द्वारा एक बहुत बड़ा अवार्ड अभी रिसेंटली में मिला है, ऑर्डर ऑफ सेंट रेंड्यू द पोस्टल। देखिए अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर रहा। क्वेश्चन नंबर 6 को आइए यहां पर देखते हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन रिसेंटली में किस देश पे शुरू हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, डेफिनेटली आपको एग्जाम में ये देखने को मिलेगा। तो G20 शिखर सम्मेलन 2024 कहां पर हुआ? ब्राजील में हुआ। मैं आपको पूरा 2021, 22, 23, 24 सब पढ़ा दूंगा। अब आप देखते जाओ, मैं आपको बता रहा हूं, देखो लिखना आप सभी। 2021 कहां पर हुआ? इटली में हुआ, लिख लेना। ठीक है। 2022 कहां पर हुआ? इंडोनेशिया में हुआ, इसको नोट करिएगा। फिर 2023 कहां पर हुआ? इंडिया में हुआ है। 24 आप सभी को पता चल गया कहां पर हुआ, ब्राजील में हुआ है। और 25 कहां पर होगा? साउथ अफ्रीका में होगा। और 26 कहां पर होगा? अमेरिका में होगा। अब बोलोगे सर इतना कैसे याद है? मैं अब तो यही काम ही करता हूं,
जब आप एक ही काम को बार बार करोगे तो आपको ऐसे ही हर चीज याद रहेगी। अभ्यास से बड़ा कुछ भी नहीं। अगर आपको कुछ भी जीवन में नहीं आता है, बस आप उस चीज का अभ्यास करिए, आप हर चीज में निपुण हो जाएंगे। चलिए आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ब्राजील की जो कैपिटल है रियो डी जेनेरियो, वहां पे हुआ था G20 शिखर सम्मेलन, और ये 18 से लेकर 19 नवंबर के बीच में हुआ है। हमारे देश की तरफ से पीएम मोदी इसमें पार्टिसिपेट करें, और इस बार का विषय है एक न्यायपूर्ण विश्व और सतत ग्रह का निर्माण, यानी बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लैनेट, इसकी थीम है, ये ध्यान में रखिएगा। क्लियर है। अब देखिए G20 कब बना था? 1999 में बना था। G20 का मेन ऑब्जेक्टिव है पूरी दुनिया की इकोनॉमी को बैलेंस करके रखना, यानी आगे की तरफ लेके जाना। और पहला G20 हुआ था वॉशिंगटन अमेरिका में, ये भी नोट कर लीजिएगा 2008 में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये सारे सम्मेलन तो मैंने आपको एक तरफ से पूरे पढ़ा दिए हैं जो मैं आपको बता रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही चुनिंदा प्रश्न लिए हैं। अगर सेशन पसंद आता हो तो दोस्तों को शेयर करना मत भूलना, क्योंकि हम कितनी मेहनत करते हैं, आपको एफर्ट तो दिखता होगा। भारत का 56 नंबर का टाइगर रिजर्व रिसेंटली में किसे घोषित किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत का 56 नंबर का टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को बनाया गया, जो कि छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलेगा। कहां पे? छत्तीसगढ़ में है ये। तो केंद्र सरकार ने रिसेंटली में 56 नंबर के टाइगर रिजर्व की अभी घोषणा करी है, जो कि 28-29 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैला हुआ है, और ये छत्तीसगढ़ का 4th टाइगर रिजर्व है, और देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। क्लियर है, आपको ये ध्यान में रखना है। ये आपको सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट आपको है, जो कि छत्तीसगढ़ में है, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन अपॉइंट किए गए, आपसे पूछा जा रहा है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो भारत के नए सीएजी बने हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, के संजय मूर्ति। के संजय मूर्ति, आप इनका नाम ध्यान में रखेंगे। के संजय मूर्ति भारत के नए सीएजी बने हैं, एंड ही विल रिप्लेस जीसी मुर्मू। तो देखिए के जो मूर्ति साहब है शिक्षा मंत्रालय में अभी उच्च शिक्षा विभाग के सेक्रेटरी ग्रुप में कार्यरत थे, अब ये सीएजी बना दिए गए। गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लेंगे, जो 2000 अगस्त 20 में सीएजी अपॉइंट किए गए थे, उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। देखिए सीएजी का काम क्या होता है? सीएजी का काम होता है पूरे देश में ऑडिटिंग करना, यानी कितना खर्च कहां पर हुआ है, राज्यों का पूरा खर्च भी ये देखते हैं। आर्टिकल नंबर 148 से लेकर 151 तक सीएजी के अपॉइंटमेंट, शपथ और सेवा शर्तों के बारे में बताया गया है। सीएजी का अपॉइंटमेंट कौन करता है? हमारे देश के राष्ट्रपति करते हैं। इनका कार्यकाल 6 साल का होता है, रिटायरमेंट की एज 65 साल होती है। क्लियर है। और यहां पे सबसे पहले सीएजी आप देख रहे हैं, ये है नरहरि राव, इनका नाम भी आप ध्यान में रखिएगा। वी नरहरि राव भारत के सबसे फर्स्ट सीएजी थे। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 5वां संस्करण रिसेंटली में कहां पे शुरू हुआ है? तो भारत का 55 नंबर का जो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, ये गोवा में स्टार्ट हुआ है। कहां पे स्टार्ट हुआ? गोवा में। तो गोवा में 20 से लेकर 28 नवंबर के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया। टोटल 81 कंट्रीज के 180 फिल्में यहां पे दिखाई जाएंगी। मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं, आशुतोष गोवारीकर की है, और ये इंटर जूरी के अध्यक्ष अपॉइंट किए गए हैं। और यहां पर हमारा ऑस्ट्रेलिया जो देश है, इसको फोकस कंट्री बनाया गया है। इसकी 7 फिल्मों को इसमें दिखाया जाएगा। क्लियर है। शेखर कपूर को एक इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी मिली है, ये भी समझ लेते हैं। तो शेखर कपूर को इस बार जो फेस्टिवल हो रहा है, तो पूरा उसको ढंग से ऑर्गेनाइज करने का जिम्मेदारी दिया गया है। और एक अवार्ड है जो कि फिल्म प्रोड्यूसर फिलिप नोएस को मिलेगा, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये फिल्म प्रोड्यूसर ऑस्ट्रेलिया के हैं, इनको हम यहां पे सम्मानित कर रहे हैं। क्लियर है। 1952 से हमने भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत करी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, सूचना प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा, ये सब मिलकर के इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि इस क्लास की पीडीएफ कैसे मिल जाए, ई बुक कैसे मिल जाए, तो सब कुछ मैं आपको बता देता हूं। जितने भी नए छात्र, पुराने छात्र इस बात को जानते हैं, तो डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ यहां मिलती है, ई बुक्स, टेस्ट सीरीज और टेस्ट पास। तो जब आप ई बुक्स में जाओगे, ई बुक्स में आप क्लिक करोगे, तो यहां पे लिखा मंथली सीए क्लास नोट्स, आप यहां पे क्लिक करना तो आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपको ई बुक चाहिए हर महीने की, तो हिंदी इंग्लिश मीडियम में आपको ई बुक्स मिल जाएंगे।
टॉपिक वाइज करंट अफेयर मैराथन क्लास, ईयरली, हाफ ईयरली, 9 महीने का, 10 महीने का, 11 महीने का, 12 महीने का पीडीएफ भी आपको इस प्रकार से मिल जाता है, जिसे आप प्रिंट करके अपने घर पे ले जा सकते हो। इसमें 500 एमसीक्यू है जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। इसके अलावा पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी विषयों की बुक्स भी आपको यहाँ पे अवेल कराई गई है। दोस्तों स्टैटिक जी के बुक है जो हमने तैयार करी है करंट अफेयर्स के साथ आपके स्टैटिक जी को, इसका हम रेगुलर टेस्ट भी लेते हैं। अब तक 29 पन्नों का टेस्ट हो चुका है, तो आप डेली एक पन्ना पढ़िए और डेली आप टेस्ट दीजिए। तो ये है फायदा, आप इस बुक को घर बैठे मंगवा सकते हैं वेबसाइट से, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स पे दिया गया है। और दोस्तों एक बेहतरीन ऑफर भी है, ये ऑफर 30 नवंबर और 1 दिसंबर हम एक दिन और एक्सटेंड कर रहे हैं। जीके 35 कोड यूज करना तो आपको 35% का फ्लैट डिस्काउंट इसमें मिल जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी की स्क्रीन पर, 10वां प्रश्न आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी को ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस ये कौन सा देश प्रदान करेगा? विच कंट्री विल ग्रांट द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस टू प्राइम मिनिस्टर मोदी? तो ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस जो है गुयाना के द्वारा दिया जाएगा। किसके द्वारा? गुयाना देश ने फैसला किया है कि इनको ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस हम देंगे, और गुयाना के साथ बारबाडोस भी अवार्ड दे रहा है, ऑर्डर ऑफ फ्रीडम। इन दोनों पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है झारखंड के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने? दोस्तों रिसेंटली में झारखंड महाराष्ट्र दोनों में इलेक्शन हुए, और महाराष्ट्र के इलेक्शन का भी रिजल्ट बताता हूं, झारखंड का भी बताता हूं। तो झारखंड में हेमंत सोरेन की पार्टी और इनका अलियांस था जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, इन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और इस बार का इलेक्शन जीत लिया, ठीक है। तो यहां पर लगातार दूसरी बार झारखंड के सीएम बनने जा रहे हैं, और यहां पर आप देख सकते हैं हेमंत सोरेन को, और इनकी जो गठबंधन है उसे इंडिया ब्लॉक कहते हैं, जिसमें कांग्रेस, बहुत सारे सहयोगी दल, ये सब इन्होंने इलेक्शन लड़ा है। टोटल 81 सीटें थी झारखंड में, 56 सीटें यहां पे गठबंधन बन रहा है, और हेमंत सोरेन ने शपथ भी ले ली है। भाजपा के गठबंधन को केवल 24 सीटें मिली, वहां पे महाराष्ट्र में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, महाराष्ट्र में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया, और वहां पे अच्छी संख्या में चुनाव को यहां पे जीत लिया है, ठीक है। झारखंड में 6ठी विधानसभा के लिए चुनाव हुए थे, और झारखंड में बहुमत का आंकड़ा 41 चाहिए था। इज दैट क्लियर? सारी बातें आपको समझ में आ गई क्या क्या था? चलो आगे बढ़ते हैं, हम यहां पर क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। हाल ही में किसने वेव्स नाम का ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो वेव्स नाम का ओटीटी प्लेटफॉर्म यहां पे प्रसार भारती ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया है? प्रसार भारती। अब देखो लगभग सारा मीडिया प्लेटफॉर्म अपना ओटीटी लॉन्च कर रहा है, जहां पर मनोरंजन के बहुत सारे आपको साधन मिलेंगे। वहां पे आपको समाचार, वहां पर आपको टीवी, न्यूज चैनल, बहुत सारे प्रोग्राम्स मिलते हैं एक ही जगह पर आपको इंटरनेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो वेव्स प्लेटफॉर्म को अभी रिसेंटली में लॉन्च किया, जो कि ओटीटी प्लेटफॉर्म है हमारी प्रसार भारती ने, ठीक है। सारी मनोरंजन की चीजें आपको अलग अलग भाषाओं पे मिल जाएंगी आपको इस जगह पे। तो ओटीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? ओवर द टॉप, ठीक है, ओवर द टॉप आपको ध्यान रखना है। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? हु हैज बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन आईपीएल हिस्ट्री? तो देखिए यहां पर ऋषभ पंत ने बेहतरीन कमबैक किया, जहां से लोग हार मान जाते हैं, बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ, फिर रिकवर किया, परफॉर्म किया, वापस से अभी यहां पे जगह बना ली है। तो सऊदी अरब के जिद्दा में आईपीएल 2025 का आईपीएल ऑक्शन अभी हुआ था, और यहां पे लखनऊ सुपर जायंट्स ने इनको 27 करोड़ रुपए में खरीदा है, और आईपीएल इतिहास के सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर बन चुके हैं। वहां पे श्रेयस अय्यर को पंजाब किंग्स ने खरीदा है 26.75 करोड़ रुपए में। यजुवेंद्र चहल जो कि लेग स्पिनर है, पंजाब किंग्स ने इनको 18 करोड़ रुपए में खरीदा है। डेविस कप 2024 का टाइटल रिसेंटली में किसने जीता है? Who has won the Davis Cup 2024 टाइटल? तो डेविस कप 2024 का टाइटल इटली ने जीता है। किसने जीता है? इटली ने डेविस कप 2024 का टाइटल जीता है, नीदरलैंड को 2-0 से हरा करके डेविस कप 2024 का टाइटल जीत लिया। ये पूरा ग्रुप इवेंट होता है, ये टीम इवेंट होता है, और टीम में बहुत सारे लोग इस पे पार्टिसिपेट करते हैं। इटली का एक बेहतरीन खिलाड़ी है जेनिक सिनर, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता है और इस साल का यूएस ओपन भी जीता है, ठीक है, और बहुत सारे WTA फाइनल्स भी जीते, मैं आपको भी बताऊंगा अभी। तो इटली ने डेविस कप 2023 का भी खिताब लास्ट ईयर जीता था। तो डेविस कप का 112वां संस्करण है, और जो कि 19 से लेकर 24 नवंबर के बीच में हुआ है, और मार्टिन कर्पेना एरिना मलागा स्पेन में जगह वहां पे हुआ।
हार्ड कोर्ट पे डेविस कप खेला जाता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? देखिए इस साल जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था वो तो हुआ था तमिलनाडु में। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगले साल कहां होगा? तो अगले साल बिहार में होगा। आप सभी नोट करिएगा, बिहार में नेक्स्ट ईयर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। 2025 में 7वां संस्करण हो रहा है, आपको यह बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। इस साल तमिलनाडु में हुआ था, ये मैंने आपको बता दिया है। और महाराष्ट्र इस साल कंपटीशन में सबसे पहले स्थान पर था। यमांशु ओरसी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? आपको बताना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यमांशु ओरसी हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो उरुग्वे के नए राष्ट्रपति बने हैं, वो हैं यमांडू ओरसी, ठीक है। तो उरुग्वे के नेक्स्ट प्रेसिडेंट बने हैं, 5 साल के लिए राष्ट्रपति चुने गए हैं। राष्ट्रपति के रूप में लुइस लेकेले पोउ का स्थान लेंगे। देखिए उरुग्वे की हम बात कर ले तो आप यहां पे उरुग्वे की लोकेशन को देख रहे हैं आप, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है, ठीक है। इसकी कैपिटल है मोंटेविडियो और उरुग्वे पेसो यहां की करेंसी है। उरुग्वे के जो पड़ोसी देशों को देखें तो आपको इधर ब्राजील, इधर आपको अर्जेंटीना देखने को मिलेगा, ये इसके पड़ोसी देश है। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर रहा, क्वेश्चन नंबर 17 आइए देखते हैं। एटीपी फाइनल 2024 का जो टाइटल है इसे किसने जीता है? Who has won the ATP Final 2024 टाइटल? तो देखिए एटीपी फाइनल 2024 का जो टाइटल है, मैं इन्हीं के बारे में बात कर रहा था, ये है जैनिक सिनर, जो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीते, यूएस ओपन भी जीता और एटीपी फाइनल को भी जीत लिया। तो ये मतलब इस साल इनका बहुत ही शानदार रहा है। एटीपी का फुल फॉर्म देखते हैं, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल इसका फुल फॉर्म है, और इन्होंने अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज को हराया है, एटीपी फाइनल 2024 को टाइटल को जीता है। देखिए जैनिक सिनर की हम बात करें तो एटीपी फाइनल जीतने वाले इटली के सबसे पहले टेनिस खिलाड़ी हैं। देखिए एटीपी फाइनल 2024 का जो ऑर्गेनाइजेशन था, यानी हुआ कहां पर, इटली में ऑर्गेनाइज किया गया है, और डबल्स का खिताब जर्मनी के केविन क्राब्स और टीम पुट्स की जोड़ी ने जीता। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं एटीपी की जो कि ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल, इसका फुल फॉर्म है। 1972 में यह स्थापित हुआ। पूरी दुनिया भर में जो प्रोफेशनल टेनिस टूर्नामेंट होता है वो यहां पे ऑर्गेनाइज करता है, रेगुलेशन करता है। भारत के भारी उपग्रह जीसैट 20 को कौन लॉन्च करेगा? हु विल लॉन्च इंडियाज हैवी सैटेलाइट जीसैट 20? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जीसैट 20 को लॉन्च करेगा यहां पे स्पेसएक्स, जो कि एलोन मस्क की कंपनी, जिनके पास टेस्ला भी है, जिनके पास दोस्तों आपको पता है एक्स भी है, ट्विटर भी है, ये इसके मालिक हैं। तो स्पेसएक्स 19 नवंबर 2024 को भारत का जो हैवी सैटेलाइट है उसे लॉन्च कर चुका है, और यहां पर फल्कन 9 रॉकेट की मदद से ये यहां पे लॉन्चिंग की गई है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। जीसैट की जो लॉन्चिंग है अमेरिका के फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल से की जाएगी। ये सबसे भारी उपग्रह है, ये जीके क्वेश्चन भी आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा, और ये भारत का कम्युनिकेशन सैटेलाइट। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आई देखते हैं। फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने, आपसे पूछा जा रहा है। हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की? तो फिक्की के नए प्रेसिडेंट, ध्यान में रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर्षवर्धन अग्रवाल बने। हर्षवर्धन अग्रवाल फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं। तो मेरे पीछे आप फिक्की के नए अध्यक्ष देख सकते हैं, जो कि इमामी लिमिटेड के उपाध्यक्ष थे और एमडी थे। हर्षवर्धन अग्रवाल फिक्की का नया अध्यक्ष इन्हें चुना गया है, और ये हर्षवर्धन अग्रवाल जो है डॉक्टर अनीश शाह की जगह पर बना है। ही विल रिप्लेस डॉक्टर अनीश शाह। हम बात कर लेते हैं दोस्तों फिक्की के बारे में। तो फिक्की जो है दोस्तों, ये फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के रूप में जाना जाता है, और एक नॉन गवर्नमेंट बिजनेस एसोसिएशन है। 1927 में एस्टेब्लिश किया गया था। महात्मा गांधी जी का सपना था कि एक भारत में व्यापार को रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी होनी चाहिए, इसलिए फिक्की की स्थापना करी घनश्याम दास बिरला जी ने करी। भारत की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी व्यापारिक संस्था है। क्लियर है? अभी इसके यूथ आइकन भी बनाए गए फिक्की के, आयुष्मान खुराना और नीरज चोपड़ा। जयश्री दास वर्मा फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष हैं। इनका चेहरा भी ध्यान रखिएगा। एक विंग है जो कि महिलाओं का भी विंग है, और उसकी जयश्री दास वर्मा जो है, मैंने आपको तस्वीर में दिखाया, ये इसकी चेयरपर्सन है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ चुके हैं।
महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का टाइटल रिसेंटली में किसने जीता है? हु हैज वॉन वीमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 टाइटल? तो दोस्तों भारत ने जीता है, चाइना को हरा करके भारत ने जीता है। तो भारत ने इस चैंपियंस ट्रॉफी को जीता है, भारत ने महिला एशिया चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है और यह हुआ था बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में। चीन को फाइनल में हमने 1-0 से हराया। थर्ड प्लेस पे जापान था, सेकंड प्लेस पे चाइना था, तो थर्ड प्लेस पे जापान था। क्लियर है? मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे दीपिका सहरावत की, जिन्होंने टोटल 11 गोल दागे। सबसे अधिक गोल यहां पर किसने किया है? दीपिका सहरावत ने किया, 11 गोल किया है और सबसे बेस्ट प्लेयर बनी क्योंकि सबसे तो गोल किया। भारत ने इस कंपटीशन को लगातार दूसरी बार और ओवरऑल भारत ने 3 टाइम इस चैंपियंस ट्रॉफी को जीता है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 21। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत को कौन सी रैंक मिली है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स? तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक 10वीं है, भारत इसमें 10th प्लेस पर है। और इस इंडेक्स को जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एंड नेटवर्क इंटरसेप्ट के द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसमें टोटल 63 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन को इंक्लूड किया गया। इसमें सबसे पहले प्लेस पे डेनमार्क है, पर टेक्निकली दिस कंट्री इज इन 4th प्लेस। और उसके बाद हम नीदरलैंड का नाम लेते हैं, फिर देन यूनाइटेड किंगडम का नाम लेते हैं। भारत का प्लेस 10th है। क्लियर है? अमेरिका को 57 प्लेस मिला है और चाइना 55 प्लेस पर है, जहां पे सबसे ज्यादा आप देखिए कार्बन का इमिशन होता है। और सबसे जो लोअर प्लेस पर है वो ईरान है, जो कि 67 प्लेस पे है। सऊदी अरब 66 प्लेस पर है, ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? हाल ही में तूफान मैनी ने किस देश को प्रभावित किया है? विच कंट्री हैज बीन रिसेंटली अफेक्टेड बाय द टाइफून मैनी? मैनी टाइफून ने रिसेंटली में फिलीपींस कंट्री को बहुत ज्यादा अफेक्ट किया है, खासकर नदर्न फिलीपींस को। तो सुपर टाइफून मैनी ने नदर्न फिलीपींस को प्रभावित किया है और ये फिलीपींस के मुख्य आइलैंड लुजोन को इसने अफेक्ट किया है। और देखिए इसे पैपिटो के नाम से जाना जाता है। ठीक है? और फिलीपींस जो है दोस्तों लगभग हर साल करीब 20 टाइफून से अफेक्ट होता है फिलीपींस। हाल ही में इंटरपोल का नया महासचिव किससे चुना गया? हु हैज बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंटरपोल? इंटरपोल का नया सेक्रेटरी जनरल किसे बनाया गया, आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए तुलसी गबार्ड को यहां पर, माफ कीजिएगा, हम इंटरपोल की बात कर रहे हैं, तो वाल्देसी उर्किजा को यहां पे बनाया गया है। इंटरपुलिस यानी इंटरपोल जिसे हम कहते हैं, दुनिया भर के जो देश होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जो कि क्रिमिनल्स के रिकॉर्ड को शेयर करते हैं और क्राइम को कम करने का काम करते हैं। तो इंटरपोल की आम सभा में ब्राजील के वाल्डेसी उर्किजा को यहां पे महासचिव अपॉइंट करने के लिए वोटिंग किया है। अगले 5 साल के लिए महासचिव अपॉइंट किए गए हैं। तो इंटरपोल का महासचिव संगठन का मुख्य अधिकारी होता है, ध्यान में रखिएगा। इंटरपोल की स्थापना 1923 में हुई है और यह एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मकसद है दुनिया भर के पुलिस के बीच में सहयोग को बढ़ाना और क्राइम को, अपराधों को कंट्रोल करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है? तो 196 में कंट्रीज है। इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस के लियोन शहर में। अब्दुल रहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? अब्दुल रहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो सोमालीलैंड के यहां पर राष्ट्रपति बने हैं, ध्यान में रखिएगा। सोमालीलैंड के राष्ट्रपति बने, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, वडानी पार्टी के नेता है अब्दुल रहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही। तो सोमालीलैंड के 2024 के प्रेसिडेंट का चुनाव इन्होंने जीत लिया है। 1991 में सोमालिया से इंडिपेंडेंट हुआ था सोमालीलैंड और अपने आप को एक स्वतंत्र देश घोषित करता है, जिसकी खुद की अपनी गवर्नमेंट है, खुद की अपनी करेंसी है और अपना पूरा व्यवस्था ये बनाता है। सोमालीलैंड आपको कहां पे देखने को मिलेगा? तो आप यहां पर मैप देख सकते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। तो आपको यहां पे सोमालिया देखने को मिलेगा और ये है सोमालीलैंड, जिसने अपने आप को खुद को इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर दिया है। सोमालीलैंड की कैपिटल हरगेसा है। यहां की जो करेंसी है वो है शिलिंग। क्या है? शिलिंग यहां की करेंसी। संयुक्त विमोचन अभ्यास 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? रिसेंटली ज्वाइंट रिलीज एक्सरसाइज हैज बीन कंडक्टेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो रिसेंटली में दोस्तों गुजरात आपको ध्यान में रखना है, गुजरात में हुआ है संयुक्त विमोचन अभ्यास 2024।
तो ये गुजरात के अहमदाबाद में हुआ है और पोरबंदर में ऑर्गेनाइज किया गया है। यह एक मानवीय सहायता एक्सरसाइज है, ज्वाइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस ये एक्सरसाइज है। ठीक है, क्लियर है, याद रहेगा। तो इसका फोकस है गुजरात के तटीय क्षेत्र में चक्रवात की थीम पर यह केंद्रित था और इसका ऑब्जेक्टिव है कि अगर किसी प्रकार का डिजास्टर भारत में आता है तो भारत इसके लिए तैयार रहे, भारत इसके लिए रेडी रहे। इसमें बहुत सारे जो हमारे यूनिट्स हैं, जो है भारतीय सेना, हमारी नेवी, हमारी एयर फोर्स, हमारी तटरक्षक बल, सब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104 नंबर का पूर्ण सदस्य देश कौन सा बना, आपसे पूछा जा रहा है। तो 104 मेंबर बना इंटर सोलर अलियांस का, वो कौन सा देश है? तो अभी रिसेंटली में दोस्तों आर्मेनिया को बनाया गया है, 104 नंबर का पूरी तरीके से सौर गठबंधन का मेंबर बना है। देखिए सौर गठबंधन जो हुआ है यानी इंटर सोलर अलियांस हुआ 2015 में, इंडिया एंड फ्रांस ने मिल करके इसको यहां पर गठन किया है। और दोस्तों यहां पर इसका मकसद है कि जितनी भी ट्रॉपिकल कंट्रीज आती हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जितनी कंट्रीज आती हैं जहां पे सोलर एनर्जी का पोटेंशियल है, तो सोलर एनर्जी को एक्वायर करना इसका मकसद है। ठीक है, तो आर्मेनिया के जो राजदूत है वहागन आफियान, इन्होंने विदेश मंत्रालय के जो संयुक्त सचिव है अभिषेक सिंह, उनसे इन्होंने बात करी और अनुसमर्थन यहां पर दे दिया है। देखिए नए महानिदेशक यहां पर बने हैं, इनका नाम है आशीष खन्ना, नाम याद रखिएगा। ये इंटर सोलर अलियांस के महानिदेशक बने हैं, गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल सोलर अलियांस का, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलो अब दोस्तों 2024 से 26 तक के लिए भारत इसका अध्यक्ष भी चुना गया है और फ्रांस को हमने वाइस प्रेसिडेंट बनाया है आईएसए का। नया इसमें एक मेंबर जोड़ा हमने अल्जीरिया को, न्यू डेवलपमेंट बैंक का हमने यहां पे मेंबर बनाया है। करंट अफेयर्स के लिए आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 को आइए देखते हैं। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किस देश के द्वारा मानद जनरल रैंक प्रदान किया गया है? इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी वॉज कन्फर्ड द ऑनररी जनरल रैंक बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? रिसेंटली में दोस्तों नेपाल की 4 दिन की यात्रा पर गए थे और एक परंपरा सा चलता आ रहा है कि हम उनके मेजर को यहां पर सम्मानित करते हैं और वो हमारे जनरल को यहां पर सम्मानित करते हैं। तो भारतीय सेना के जो सेना अध्यक्ष हैं उपेंद्र द्विवेदी काठमांडू गए थे और उस समय रामचंद्र पौडेल जो कि नेपाल के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने जनरल द्विवेदी को नेपाल की सेना का जनरल का मानद पद प्रदान किया है। क्लियर है? नेपाली सेना के सेना अध्यक्ष जनरल अशोक राज सिग्डेल, तो इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए तो यह परंपरा 1950 से चलाते आ रहे हैं और ये दोनों देशों के मजबूत रिश्तों को दर्शाता है। हाल ही में विश्व शांति पुरस्कार किसे मिला है, आपसे पूछा जा रहा है। रिसेंटली में वर्ल्ड पीस प्राइज किसे मिला? मैंने आपको बताया था कि आज के सेशन में आपको बहुत सारे अवार्ड देखने को मिलेंगे और प्रधानमंत्री मोदी को यहां पर विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप यहां पर देख सकते हैं डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार, ये वॉशिंगटन एडवेंसिटी यूनिवर्सिटी है और एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज है, इनके द्वारा यह अवार्ड यहां पर इनको दिया गया है। और इनको अवार्ड किस लिए दिया गया? क्योंकि उन्होंने सोसाइटी में शांति को फैलाने की कोशिश करी है और माइनॉरिटीज के हितों की रक्षा के लिए इनको अवार्ड दिया गया है। भारत की पहली नाइट सफारी ये कहां पर खोली जाएगी? इंडिया की सबसे पहली नाइट सफारी की हम बात करें दोस्तों तो लखनऊ में, यूपी में आप इसका आनंद उठा सकते हैं। वैसे सफारी तो आप दिन में एंजॉय करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आप जो है रातों में भी नाइट सफारी का एंजॉय कर सकते हैं, जहां पर आपको वन्य जीव देखने को मिलेंगे। तो लखनऊ में 2026 तक भारत की पहली नाइट सफारी खोली जाएगी। ठीक है, और रात और दिन दोनों आप जो है यहां पे सफारी की सुविधा ले सकते हैं। करीमगंज जिले का नाम बदलकर रिसेंटली में श्रीभूमि किया गया। किस राज्य में स्थित है करीमगंज जिला? तो करीमगंज जिला जो है असम स्टेट में है। रिसेंटली में इसका नाम चेंज करके श्रीभूमि कर दिया गया है। ठीक है, और ये असम राज्य का ये जो डिस्ट्रिक्ट है बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, रिसेंटली में बहुत सारा भी नेम चेंज हुए हैं, मैं आपको सारे नेम पढ़ा देता हूं ताकि आपको याद रहे। तो सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम हो गया अजगैबीनाथ धाम। पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
दरबार हॉल जो कि राष्ट्रपति भवन में देखने को मिलेगा, गणतंत्र मंडप, इसे रिपब्लिक पवेलियन कहते हैं। अशोक हॉल जो कि राष्ट्रपति भवन में है, ये अशोक मंडप के नाम से जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। सतत व्यापार सूचकांक रिसेंटली में जारी किया गया है, भारत को कौन सी रैंक मिली है सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स में? तो सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स में भारत की रैंक 23 है। अभी सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स होता क्या है? एक ऐसा इंडेक्स होता है जिसमें हम ग्रोथ तो करना चाहते हैं पर हम अपने एनवायरमेंट पर्यावरण को प्रभावित नहीं करेंगे। तो यहां पर हिनरिच फाउंडेशन और इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने इसे यहां पे डेवलप किया है, सतत व्यापार सूचकांक को। तो ये सूचकांक जो है ये इंटरनेशनल इकोनॉमीज की मतलब पार्टिसिपेशन को बताता है। इसमें सबसे जो टिकाऊ व्यापार अर्थव्यवस्था बताई जा रही न्यूजीलैंड की। और आपने देखा होगा एक जो वायरल वुमेन है जो पार्लियामेंट में एक कमाते काफी ज्यादा आपने देखा होगा, उनका काफी ज्यादा वीडियो वायरल हुआ है। तो सतत व्यापार सूचकांक जो है ये विश्व स्तर पे 23वें स्थान पर भारत को स्थान दिया गया है। न्यूजीलैंड टॉप पे है, यूके सेकंड पे, ऑस्ट्रेलिया को तीसरा स्थान यहां पे मिला है। दुनिया का सबसे पहला उच्च ऊंचाई वाला पैरा स्पोर्ट्स जो सेंटर है ये कहां पे बनाया जा रहा है? पैरा स्पोर्ट्स सेंटर हम यहां पे डेवलप कर रहे हैं। तो ये ले जगह है जहां पे दुनिया का सबसे ऊंचाई पर पैरा स्पोर्ट्स सेंटर बनाया जाएगा। तो आपको बता दूं 2028 में यूएसए ओलंपिक्स होने वाला है, अमेरिका में होगा 2028 में, 2032 में होगा, ऑस्ट्रेलिया में ओलंपिक्स होगा, रिसेंटली में पेरिस में हुआ, फ्रांस की कैपिटल पेरिस पे हुआ। तो दोस्तों पैरालंपिक्स की तैयारी के लिए भारतीय पैरा एथलीटों की क्षमताओं और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी, इसलिए यहाँ पे एस्टेब्लिश किया जा रहा है। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे ट्रेनिंग होगी, तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, साइकिलिंग, जूडो, व्हीलचेयर, ये सब कुछ होगा यहाँ पे। अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद का आयोजन भारत और किस देश के बीच में हो रहा है? ये ऑस्ट्रा हिंद किसके बीच में होता है? देखो नाम से स्पष्ट है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की। तो भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऑस्ट्रा हिंद होता है, पिच ब्लैक एक्सरसाइज होता है, बहुत सारे एक्सरसाइज होते हैं। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास है ऑस्ट्रा हिंद। इसका 3rd एडिशन 8 नवंबर को महाराष्ट्र के पुणे में शुरू हुआ है और 2 फेजेस में हुआ। ठीक है, 21 नवंबर तक ये चलेगा 2 फेजेस में। आप यहां पर एक फेज जो था वो राजस्थान में भी हुआ है। ठीक है, चलो तो यहां पर पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन कहां पर किया गया है? वेयर हैज फर्स्ट डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक बीन इनॉग्रेटेड? तो पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी आपको बेंगलुरु में देखने को मिलेगी। अगर आपसे पूछा जाए पहली वैदिक घड़ी कहां पर है? उज्जैन में। और पहली क्लाइमेट घड़ी कहां पर है? न्यू दिल्ली में, जो आपको क्लाइमेट चेंज के बारे में बताएगी। वैदिक घड़ी आपको मुहूर्त के बारे में बताएगी। बेंगलुरु में आपको इंडिया की पॉपुलेशन कब चेंज हो रही, वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी चेंज हो रही है, आपको सब कुछ पता चलेगा। तो पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन ये सामाजिक आर्थिक परिवर्तन संस्थान है, यानी इंस्टीट्यूट फॉर सोशियो इकोनॉमिक चेंज, ये आपको एक्यूरेट डेटा बताएगा कि कितनी यहां पर अभी कितनी संख्या हो रही है। हर मिनट में आपको अपडेट देता रहेगा। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से रिसेंटली में किसे सम्मानित किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। सत्यजीत रे, तो हालांकि मैं आपको पढ़ा चुका हूं, फिर से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो फिलिप नॉइस को अभी यहां पे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा और गोवा में ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 55 नंबर का एडिशन 20 नवंबर से अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का। इसमें जो फोकस कंट्री है वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है, जिसकी 7 फिल्मों को दिखाया जाएगा। भारत के पहले अंतरिक्ष अभ्यास का आयोजन ये किसने किया? हु हैज ऑर्गेनाइज्ड इंडिया फर्स्ट स्पेस एक्सरसाइज? तो इंडिया का पहला स्पेस एक्सरसाइज रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी, डिफेंस स्पेस एजेंसी ने ऑर्गेनाइज किया। अभी अंतरिक्ष अभ्यास होता क्या, क्यों कर रहे हैं, हम आपको बता देते हैं। अभी आपको पता है कि हमारे जितना भी कम्युनिकेशन सिस्टम है, हमारा जितना भी, अगर आप देखें पूरा जो हमारे इंटरनेट पे जो पूरी व्यवस्था है वो सैटेलाइट से चल रही है। ठीक है, इंडिया की जो डिफेंस सिक्योरिटी सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। तो अब जो है, अगर मान लीजिए कि अगर किसी देश ने हमारे सैटेलाइट्स पे हमला कर दिया तो हम कैसे उसका काउंटर करेंगे? तो ये अभ्यास हम यहाँ पे कर रहे हैं उससे बचाने के लिए, और मतलब हर प्रकार से हम तैयार रहें, ये इसका मकसद है। बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र कहां पे स्थापित किया जाएगा? वेयर विल बी बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर विल बी सेटअप? तो बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र बेंगलुरु में एस्टेब्लिश किया जाएगा। कहां पर? बेंगलुरु में। आपको ध्यान में रखना है, बेंगलुरु में एस्टेब्लिश किया जाएगा।
और ये समझौता पहले हुआ था कि हम यहाँ पे अंतर ग्रिड संपर्क में सुधार करेंगे। ये अंतर ग्रिड क्या होता है? देखो, आपके घर में जो लाइट्स आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, होम है और ये पावर स्टेशन है, तो इसके बीच अगर ये लाइन अच्छी नहीं है तो इफिशिएंटली आपके यहाँ पे लाइट्स इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचेगी। तो इसमें बहुत सारे फ्लॉज होते हैं। इस डिफेक्ट को हटाने के लिए, यहाँ पे सुधार के लिए बात कही गई है, इसका उद्देश्य। बिम्स्टेक की बात कर लेते हैं। द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसका फुल फॉर्म है। 1997 में हमने इसका गठन किया था। इसका हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में है। इंद्रमणि पांडे वर्तमान में महासचिव है, सेक्रेटरी जनरल है, और इसमें टोटल 7 मेंबर आते हैं। भारत भी इसका मेंबर है। बांग्लादेश, भूटान, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, म्यांमार, ये सारे कंट्रीज है जो इसके मेंबर्स हैं। क्लियर है? चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। 38 नंबर के क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। यूपी के पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस की हम बात कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत कहां से की गई है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डेफिनेटली आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो यहां पर आप इसे नोट कर लीजिएगा। लखनऊ में, जहां पर मैंने आपको टाइगर सफारी भी पढ़ाया था, तो लखनऊ में उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस। देखिए, हमारे इलेक्ट्रिक बस आने वाले भविष्य की जरूरत है। आप सभी को पता, लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, हमारी जलवायु चेंज हो रही है, तो हमें इलेक्ट्रिक बस की जरूरत पड़ेगी जो पोल्यूशन को कम कर सके। इसमें 65 यात्री बैठ सकते हैं, ये इसकी क्षमता है। और आप अगर डिजिटल पेमेंट करेंगे तो उसमें 10% का आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आप यहाँ पे डबल डेकर बस देख सकते हैं। अगर आप लखनऊ जाएं तो आप इसका आनंद उठा सकते हैं। आइए देखते हैं, पंडित राम नारायण जी का निधन हो गया है। इनका रिलेशन किस वाद्य यंत्र से था, आपसे पूछा जा रहा है। तो पंडित राम नारायण सारंगी वादक थे। ठीक है, तो इनका रिलेशन सारंगी से था और इनका 96 ईयर्स की एज में मुंबई में डेथ हुआ है। और घराना कई बार आजकल पूछ लिया जाता है। तो पंडित राम नारायण जो हैं हिंदुस्तानी संगीतकार थे। ध्यान में रखिएगा, पंडित राम नारायण जी की आप तस्वीर देख सकते हैं, जो हमारे बीच में नहीं रहे। और इनका जन्म राजस्थान में हुआ था, मेवाड़ जगह पर। दोस्तों, इनको बहुत बड़ा भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण मिल चुका है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। FIH बेस्ट गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? तो बेस्ट गोलकीपर जो अब रिटायरमेंट ले चुके हैं वो है PR श्रीजेश, और बेस्ट हॉकी प्लेयर हरमनप्रीत सिंह को मिला है। ठीक है, तो PR श्रीजेश को बेस्ट गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। हॉकी स्टार अवार्ड्स की घोषणा हुई है। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व गोलकीपर PR श्रीजेश को बेस्ट गोलकीपर चुना गया। हरमनप्रीत सिंह को लास्ट ईयर भी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया था, इस बार भी प्लेयर ऑफ द ईयर इनको चुना गया है। क्लियर है? चलिए, तो हॉकी का स्टार अवार्ड्स में विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर ये भी जैनसन है, जो कि नीदरलैंड से बिलोंग करती हैं। मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर हरमनप्रीत सिंह है, जो हमारे भारत के हैं। मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर PR श्रीजेश है, जो कि भारत की तरफ से हैं। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ रिस्पॉन्सिबल है दुनिया भर के हॉकी के कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए। 1924 में इसका गठन हुआ है। लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। तैयब विक्रम इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट है। नवीन राम गुलाम किस देश के नए प्राइम मिनिस्टर बने, आपसे पूछा जा रहा है। नवीन राम गुलाम हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो नवीन राम गुलाम यहां पर ध्यान में रखिएगा, मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री बने। कहां के? मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री बने। मॉरिशस में भी 12वां संसदीय चुनाव हुआ। लेबर पार्टी से बिलोंग करते डॉक्टर नवीन राम गुलाम, इन्होंने जीत हासिल करी है और प्रवीण जुगनाथ को हरा करके यहां पे नए प्रधानमंत्री बने। आप मेरे पीछे इनकी तस्वीर देख सकते हैं। और 1995 से लेके 2000 और 5 से लेके 14 तक प्रधानमंत्री पहले भी रह चुके हैं। मॉरिशस आपको कहां पे देखने को मिलेगा? अगर आपको भारत की लोकेशन तो पता ही है, आप अरब सागर सीधे आप लोग बैठ करके आइएगा। ठीक है, सीधे जहाज से बैठ करके आइएगा और मॉरिशस में आप यहां पे उतरेंगे मेडागास्कर के ठीक बगल में। पोर्ट लुइस इसकी कैपिटल है। मोस्टली अगर आप पॉपुलेशन देखें तो आपको हिंदू पॉपुलेशन देखने को मिलेगा। मॉरिशस रुपया यहां की करेंसी है। पृथ्वीराज सिंह रूपन यहां के राष्ट्रपति हैं, इनका नाम भी आप ध्यान रखना। हाल ही में किस देश ने PM मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया है? मैंने आपको कहा, आपको नाइजीरिया का मैंने अवार्ड बताया, मैंने आपको यहां पर नाइजीरिया के बाद गुयाना बताया, अब मैं आपको डोमिनिका के बारे में बता रहा हूं। डोमिनिका ने भी इनको अवार्ड दिया है
और विश्व शांति पुरस्कार भी मिला। तो टोटल 4 अवार्ड ऐसे हैं जो इस मंथ इनको मिले हैं। तो डोमिनिका ने प्रधानमंत्री मोदी जी को अपना सबसे बेस्ट हाईएस्ट नेशनल ऑनर दिया है, डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर दिया है। तो यहां पर आपको मैं बता देता हूं आखिर क्या कारण है इनको ये अवार्ड दिया। तो आपको पता कोविड-19 महामारी में भारत ने बहुत सारे देशों का सहयोग किया, भारत ने बहुत सारी मदद पहुंचाई, भारत ने अपने लोगों को भी बचाने का प्रयास किया, इसके साथ साथ अपने पड़ोसी, अपने विश्व के जितने भी देशों की मदद करने का प्रयास किया। तो डोमिनिका ने इनके प्रयासों के लिए इनको सम्मानित किया है। डोमिनिका कहां पे आता है ये भी लोकेशन देख लेते हैं। अगर आपके दिमाग में कैरेबियन आइलैंड्स जो कि नॉर्थ अमेरिका के पास आपको देखने को मिलेगा, तो यहां पे आपको डोमिनिका देखने को मिलेगा। तो डोमिनिका जो है एक आइलैंड कंट्री है, रोशियो उसकी कैपिटल है, सिल्वेनी बर्टन यहां के प्रेसिडेंट है और प्रधानमंत्री रूजवेल्ट इसके रिट। क्वेश्चन 42 आप सभी की स्क्रीन पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए अजरबैजान की कैपिटल बाकू में ये ऑर्गेनाइज किया गया है COP29 समिट, और यहां पर 11 से लेके 22 नवंबर के बीच में 10 दिन तक ये चला है सम्मेलन, और इसकी अध्यक्षता करी मुख्तार बाबायेव ने। थीम है एक हरित दुनिया के लिए एकजुटता। देखिए जो पहला कॉप सम्मेलन हुआ था बर्लिन में हुआ था 1995 में। COP29 देश जो होते हैं वो क्यों यहां पर इकट्ठा होते हैं? तो देखिए सबसे पहला है हमें क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ना है, मतलब ऐसी एनर्जी जो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित ना करे और हमें नुकसान ना पहुंचाए। और जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसके लिए हम यहाँ पे फंडिंग करेंगे जो डेवलपिंग कंट्रीज है, ताकि डेवलपिंग कंट्रीज अपनी इकोनॉमी को बैलेंस कर सके और कार्बन इमिशन ना करें। भारत को $300 बिलियन समथिंग मदद दी जा रही थी। भारत ने कहा कि ऊंट के मुंह में जीरा क्यों दे रहे हो, इतने में हमारा क्या होगा? तो भारत ने पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया, बोला मैं आपकी मदद नहीं चाहिए, इतना तो हम ऐसे ही बांट देते हैं गरीबों को, ठीक है। WTA फाइनल 2024 का जो एकल खिताब है किसने जीता है? तो WTA फाइनल 2024 का जो टाइटल है यहां पर आपसे पूछा जा रहा है किसने जीता है, तो देखिए कोको गॉफ ने जीता है, अमेरिका की प्लेयर है कोको गॉफ, इन्होंने जीता है। तो वीमेंस टेनिस एसोसिएशन के द्वारा अवार्ड दिया जाता है। कोको गॉफ ने चाइना की जैंग किनवेन को हराया है और पहला WTA फाइनल जीता है। जो यहां पे डबल्स टाइटल है गैब्रिएला डब्रोवस्की और एरिन राउटलिफ की जोड़ी ने इसे जीता है। WTA फाइनल हुआ है आपका सऊदी अरब में 2024 नवंबर महीने में, और कोको गॉफ ने चाइना ओपन का भी खिताब जीता है इस साल, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चेन्नई मास्टर्स ग्रैंड मास्टर्स 2024 का टाइटल किसने जीता है? तो चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2024 का टाइटल यहां पे अरविंद चिदंबरम ने जीता, ध्यान में रखिएगा। कौन? अरविंद चिदंबरम ने इस टाइटल को जीता है। आप यहां पर देख सकते हैं अमेरिका के ग्रैंड मास्टर लेवोन एरोनियन को हराया है और पूरे टूर्नामेंट में मतलब अजय रहे हैं, ठीक है। तो ये कंपटीशन हुआ था चेन्नई में। कहां पर हुआ था? चेन्नई में कंपटीशन हुआ था। भारत के अगर आपसे पूछिए, देखिए कितने क्यूट से है, 3 साल के हैं नीश सरकार, सबसे कम उम्र के चेस मास्टर बन चुके हैं। अभी वर्तमान में वर्ल्ड चैंपियन कौन है? डिंगली रेन है, जो कि चाइना से बिलोंग करते हैं। भारत के 85 ग्रैंड मास्टर है पी श्याम निखिल। 61 नंबर की रिसेंटली में नेशनल चेस चैंपियनशिप हुई, कार्तिक वेंकट रमन ने इसको जीता है। इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष कौन बने? हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल? तो इंडियन ऑयल के चेयरमैन की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा रहा है। तो अरविंदर सिंह साहनी इंडियन ऑयल के चेयरमैन बने हैं, IOC के चेयरमैन बने, ठीक है। तो अरविंदर सिंह साहनी को भारतीय तेल निगम का नया अध्यक्ष बनाया गया है एंड ही हैज रिप्लेस्ड श्रीकांत माधव वैद, माधव वैद के स्थान पर बनाए गए हैं। इंडियन ऑयल की हम बात करें 1959 में एस्टेब्लिश हुआ, भारत में ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है, क्लियर है। गृह मंत्रालय ने आपसे पूछा जा रहा है किस केंद्रीय सुरक्षा बल की पहली महिला बटालियन के गठन को मंजूरी दी है? देखिए पहली बार आपको दोस्तों CISF में महिला देखने को मिलेगी, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये फोर्स लगाई जाती है हमारी जितनी भी महारत्न कंपनियां होती हैं, इसके साथ साथ जो यूनेस्को साइट्स हैं उनको यहाँ पर वहां पे लगाई जाती हैं। अब महिलाएं भी इसकी जिम्मेदारी को संभालेंगी।
1000 से ज्यादा महिला कर्मी आपको यहां पर देखने को मिलेंगी, जो कि हवाई अड्डे, मेट्रो रेल की सुरक्षा, कमांडो के रूप में वीआईपी सुरक्षा यहां पे देने की जिम्मेदारी इनको दी जा रही है। तो सीआईएसएफ जो है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 1969 में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, चलो। एलेक्स डिडियर फिल्स-एम किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? एलेक्स डिडियर फिल्स-एम हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो दोस्तों हैती के आपको ध्यान में रखना है, हैती के रिसेंटली में नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। हैती के प्रधानमंत्री किन्होंने शपथ ली है? जो यहाँ के इंटीरियम प्रधानमंत्री थे, अभी रिसेंटली में उनको बर्खास्त किया, सस्पेंड किया, गैरी कोनेल उनका नाम था, और उसके बाद अब नए प्रधानमंत्री एलेक्स डिडियर फिल्स-एम बने हैं। हैती में लगातार दोस्तों गैंग हिंसा बढ़ रही थी और मानवीय सुरक्षा संकट बढ़ गया था, इस वजह से उसके बाद फिर ये फैसला लिया गया। अभी रिसेंटली में दोस्तों बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा हिंसा हुआ हैती में। हमने बहुत सारे अपने इंडियंस को भी वहां से भारत लाया था। 2500 लोग यहाँ पे मारे गए, घायल हुए, बहुत बड़ी वॉयलेंस थी। हैती आपको कहां पे देखने को मिलेगा? तो कैरेबियन आइलैंड में आपको लेके चलता हूं। अगर आपके दिमाग में नॉर्थ अमेरिका है तो आप यहां पर नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ये जो कैरेबियन कंट्रीज है, यहां पे मैंने आपको डोमिनिका दिखाया था, ये डोमिनिका है। ठीक है, डोमिनिका से आप इधर आओगे तो आपको हैती दिख जाएगा। ठीक है, तो हैती जो है इसकी कैपिटल आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे पोर्ट ओ प्रिंस है इसकी कैपिटल। गॉडे यहाँ की करेंसी है और ये हिस्पनियोला आइलैंड पर आता है। ठीक है, चलो। एक हमने ऑपरेशन चलाया था इंद्रावती, मैंने आपको अभी पढ़ाया भी है, जिसमें अपने फंसे हुए भारतीयों को वापस हमने सुरक्षित हैती से लाया है। ठीक है, चलो। 43 नंबर के भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला रिसेंटली में कहां पर शुरू हुआ? 43 इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हैज बिगन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कहां पर हुआ? दिल्ली में हुआ। दिल्ली में मंडपम जगह है जहां पे पिछले साल G20 सम्मेलन हुआ है, यहां पर हुआ दोस्तों। और ये 14 से लेकर 27 नवंबर के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया है और 2047 में विकसित भारत इसकी थीम है। फोकस स्टेट है झारखंड, बिहार और यूपी, इसमें हमने इसको पार्टनर स्टेट बनाया है। किस देश ने भारत से सतह से सतह में मार करने वाली आकाश मिसाइल को खरीदा है? देखिए लगातार भारत जो है डिफेंस के सेगमेंट में बढ़ता जा रहा है। एक समय था जब भारत को डिपेंड करना पड़ता था दूसरे देशों पर आज दोस्तों समय बदल चुका है। आज भारत अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स को दूसरे देशों को बेच रहा है। तो अर्मेनिया आपको ध्यान रखना है, अर्मेनिया को हम यहां पर आकाश मिसाइल प्रणाली बेच रहे हैं। और यहां पर देखिए जो आकाश है ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, ध्यान में रखना है। तो हमने अभी 15 आकाश प्रणालियों की सप्लाई करी है भारत ने, और ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर जो पिनाका है इसको भी अर्मेनिया ने खरीदने की बात करी। रिसेंटली में हमने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल सप्लाई करी है। ठीक है, थाईलैंड पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर और सलाहकार किसे अपॉइंट किया गया? तो थाईलैंड को यहां पे प्रमोट किया जाएगा भारत में। सोनू सूद यहां पे ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं जो थाईलैंड टूरिज्म को प्रमोट करेंगे। क्लियर है? तो भारतीय पर्यटकों के बीच में ये अपील करेंगे कि आप थाईलैंड जाइए, बहुत ही शानदार जगह है। थाईलैंड को प्रमोट करने के लिए, मार्केटिंग रणनीतियों को बढ़ाने के लिए सोनू सूद को बनाया गया है। ठीक है, चलो। 16 नंबर के सीनियर महिला T20 ट्रॉफी 2024 किस टीम ने जीती है? विच टीम हैज वॉन 16th सीनियर वीमेंस T20 चैंपियनशिप ट्रॉफी? तो दोस्तों मुंबई ने इसे जीता है, मुंबई ने जीता है, ध्यान रखिएगा। तो मुंबई ने बंगाल को 10 विकेट से हरा करके सीनियर महिला T20 ट्रॉफी को जीता है। फाइनल मैच खेला गया था वानखेड़े स्टेडियम मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, तो यहां पे मुंबई टीम की कप्तान थी हुमेरा काजी, सैका इजाक बंगाल के कप्तान थे जिनको अभी यहां पर हराया गया है। मुंबई ने बंगाल को हराया है। क्लियर है? तो 11 खिताब जीत के साथ रेलवे जो है सबसे सफल टीम है इस चैंपियनशिप की। नेक्स्ट है तुलसी गबार्ड किस देश में राष्ट्रीय खुफिया डायरेक्टर अपॉइंट की गई है? तो अभी आपको पता है अमेरिका में बहुत बड़ा इलेक्शन हुआ, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ, उसके बाद बहुत सारे पोर्टफोलियो अलग अलग व्यक्तियों को मिल रहे हैं, तो आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा। तो अमेरिका आपको ध्यान में रखना है।
ठीक है। तो अमेरिका में राष्ट्रीय खुफिया निदेशक अपॉइंट किया गया तुलसी गबार्ड को। मेरे पीछे तुलसी गबार्ड का चेहरा आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय खुफिया निदेशक का पद इसमें शामिल किया गया है और ये इसमें अभी एलोन मस्क को भी जगह दी गई है और यहां पे विवेक रामास्वामी को भी जगह दी गई। इन दोनों का बहुत बड़ा रोल था जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन जिताया है। और एक सरकारी दक्षता विभाग की स्थापना करी गई है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशिएंसी को यहां पर स्थापित किया गया है। इसके अलावा हेमड गेट्स को अमेरिका का अटॉर्नी जनरल अपॉइंट किया गया, ये भी आप याद रखिएगा। और मार्को रूबियो को फॉरेन मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है, मार्को रूबियो को, ठीक है। डूमा बुको किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, आपसे पूछा जा रहा है। डूमा बुको हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। हालांकि इनके नाम में ही पता चल रहा है कौन सा देश है। बो फॉर बोत्सवाना, आप चुपचाप टिक कर देना। तो डूमा बोका यहां पे 6th प्रेसिडेंट बने बोत्सवाना के। मोकाक वित्सी मसीसी का स्थान लेकर के आए। इनका कार्यकाल 5 साल का होगा और यहां पे एक रूल है कि एक प्रेसिडेंट 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। बोत्सवाना आपको अफ्रीका कंट्री में देखने को मिलेगा। आप यहां पर अफ्रीका का मैप देखिए, ये बोत्सवाना एकदम साउथ में आपको देखने को मिलेगा। यहां की जो कैपिटल है वो है गोबोर्नी। डूमा बुको यहां के राष्ट्रपति हैं, यहां की करेंसी पुला है। चलिए नेक्स्ट है, मैया सेंडू किस देश की राष्ट्रपति बनी है। मैया सेंडू हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो मोल्दोवा की राष्ट्रपति आपको ध्यान में रखना है, मैया सेंडू बनी है, क्लियर है। और इन्होंने अलेक्जेंडर स्टोइयोनोग्लू को हराया है। ये मैया सेंडू आप देख सकते हैं। और ये सेंडू जो है ये 6वीं राष्ट्रपति बनी थी 2020 में, वापस से भी रिसेंटली में चुनाव को जीता है। मोल्दोवा आपको यूरोप में देखने को मिलेगा। देखो आप पूरे पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, ये मोल्दोवा आपको यहां पे देखने को मिलेगा। तो किशिनाउ यहां की कैपिटल है और मोल्दोवन लियो यहां की करेंसी है। डोरिन रिसेन यहां के प्राइम मिनिस्टर है। मैया सेंडू राष्ट्रपति बन चुकी हैं। गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य चीफ गेस्ट कौन होंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो प्रबोवो सुबियांतो आपको नाम याद रखना है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। अभी इलेक्शन हुआ था तो राष्ट्रपति बने हैं, हमने इनको इनवाइट किया है। इस साल 2024 में हमारे इमैनुअल मैक्रोन थे, 2025 में हमने यहाँ पे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को बुलाया है एज द चीफ गेस्ट। और एक हमारी डील भी होने वाली है, ब्रह्मोस मिसाइल की डील होगी, इंडोनेशिया इसको खरीदेगा, क्लियर है। चलो अभ्यास वज्र प्रहार 2024 ये किस देश में आयोजित किया जा रहा है। एक्सरसाइज वज्र प्रहार इज बीइंग कंडक्टेड बिटवीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, ठीक है। तो ये आप देखिए इसमें कौन वज्र प्रहार अभ्यास जो है ये अमेरिका में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और भारत अमेरिका के बीच में होता है वज्र प्रहार अभ्यास, ठीक है। तो ये 2 से लेके 22 नवंबर के बीच में 15वां संस्करण हो रहा है। भारत अमेरिका के बीच में जगह है इडाहो में आर्चर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर, जो कि अमेरिका में मेघालय के उमरोई में पिछले साल ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। अभ्यास वज्र प्रहार 2010 से स्टार्ट हुआ है। उद्देश्य है भारत अमेरिका के बीच में रक्षा सहयोग को मजबूत करना, क्लियर है। चलो डॉक्टर विवेक देवराय का रिसेंटली में निधन हो गया, वह कौन थे। डॉक्टर विवेक देवराय हैज पास्ड अवे, हु वाज ही। तो डॉक्टर विवेक देवराय अर्थशास्त्री थे जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, इकोनॉमिस्ट थे जिनका निधन हो चुका है। 15 से लेकर 19 तक नीति आयोग के मेंबर के रूप में काम भी कर चुके हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मैं आपको यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण निधन भी बता देता हूं जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। नारायण जी समाज सेवक थे जो अब हमारे बीच में नहीं रहे। जम्मू कश्मीर के विधायक देवेंद्र सिंह राणा नहीं रहे। बीपीएल के संस्थापक टीपीजे नंबियार और पूर्व न्यायाधीश जो कि निष्ठा के अधिकार के लिए लड़े थे के.एस. पुट्टस्वामी का भी निधन हो चुका है। गरुड़ शक्ति अभ्यास 2024 भारत और किस देश के बीच में शुरू हुआ। देखो अगर मैं आपसे पूछता गरुड़ अभ्यास तो भारत फ्रांस टिक करते, लेकिन गरुड़ शक्ति लगा हुआ है तो भारत इंडोनेशिया के बीच में होता है गरुड़ शक्ति अभ्यास। 9वां संस्करण हुआ 1 से लेकर 12 नवंबर के बीच में और जगह है इंडोनेशिया में ऑर्गेनाइज किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मेजर रलिंगनाओ बॉब खातिंग वीरता संग्रहालय इसका उद्घाटन कहां पर किया है। तो डिफेंस मिनिस्टर ने एक मेजर रलिंगनाओ बॉब जो गैलेंट्री म्यूजियम है तमांग अरुणाचल प्रदेश, आपको ध्यान में रखना है
यहां पे इसका उद्घाटन किया है। 31 अक्टूबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा और मेजर रलिंग नाव बॉब खातिन वीरता म्यूजियम का उद्घाटन किया 31 अक्टूबर को। असम के तेजपुर में 4 कोर मुख्यालय का भी उद्घाटन किया है रक्षा मंत्री जी ने। एशियाई विकास बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एडीबी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो मसातो कांडा, मसातो कांडा आपको ध्यान में रखना है, एडीबी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। 11th एडीबी के अध्यक्ष चुने गए हैं और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने मसातो कांडा को यहां पे अध्यक्ष चुना है। और जापान के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के विशेष सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे थे और ये मासात्सुगु अस्कावा की जगह लेंगे। ठीक है, चलो। तो एशियाई विकास बैंक 1966 में स्थापित हुआ है। 69 मेंबर्स, इसमें रिसेंटली में इजराइल इंक्लूड किया गया है। भारत इसका फाउंडिंग मेंबर है और एडीबी का चौथा सबसे बड़ा शेयर धारक है। फिलीपींस मॉन्ट्रियल, फिलीपींस मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलियांस? तो इंटरनेशनल सोलर अलियांस के डायरेक्टर बने हैं आशीष खन्ना साहब। ठीक है, और माथुर जी की जगह पे बने हैं। इस साल बैठक भारत में हुई थी। भारत 2 साल के लिए अध्यक्ष भी बना है और भारत उपाध्यक्ष इसका फ्रांस है। तो आशीष खन्ना को आईएसए का अगला डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। मार्च 2025 में कार्यभार को संभालेंगे। अजय माथुर के स्थान पे आए हैं। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, डेफिनेटली काफी ज्यादा फेमस है। बिहार के जितने भी एग्जाम होंगे आपको डेफिनेटली यहां से देखने को मिलेगा। तो शारदा सिन्हा कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो शारदा सिन्हा लोक गायिका थी जो अब हमारे बीच में नहीं रही और दोस्तों बड़ा ही बुरा समय था। ये छठ के समय पे इनका निधन हुआ। छठ के गाने के लिए जानी जाती थी, बिहार की बहुत बड़ी लोकप्रिय गायिका थी और भोजपुरी मैथिली में गाना गाती थी। बहुत सारे गाने इनके हिट हैं। ठीक है, तो बिहार में सुपौल डिस्ट्रिक्ट है हुलास, वहां पे इनका यहाँ पे जन्म हुआ था। 1991 में भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान सम्मानित की गई। 18 में तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान सम्मानित की गई। संगीत नाटक अकादमी भी इनको मिल चुका है। तो प्यारे दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का कंप्लीट मैराथन सेशन और मंथली करंट अफेयर सेशन? मुझे कमेंट बॉक्स पे बताना। आप मुझे फीडबैक देना कि इस क्लास को और कितना बेहतर बनाया जा सकता है और कैसा लगा। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रिप्लाई देना। क्लास आपकी, मैं भी आपका हूं। एक क्वेश्चन का आंसर भी देते जाना। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बताना। जितने भी नए छात्र हैं, इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको कहां पे मिल जाएगी? ई बुक सेक्शन में मिल जाएगी। और टेस्ट सीरीज टेस्ट पास को भी एनरोल कर लेना। ई बुक्स में जब जाओगे तो मंथली सीए क्लास नोट्स है, यहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अक्टूबर मंथ की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आपका टेस्ट होगा इस क्लास का, तारीख है 5 दिसंबर 11 बजे। आपके 200 क्वेश्चन का टेस्ट है, तो आप सभी तैयार रहना। नवंबर के टॉप क्वेश्चन का टेस्ट होगा यहीं पे टेस्ट सीरीज में। रेगुलर स्टैटिक जीके का टेस्ट देते रहो। टेस्ट पास आप एनरोल कर सकते हो, जहां पे एसएससी, रेलवे, यूजीसी, बैंकिंग, यूपीएससी, डिफेंस सभी एग्जाम्स का एक ही जगह पर आपको टेस्ट देने का मौका मिलता है। राजा गुप्ता करंट अफेयर हमारा टेलीग्राम चैनल, आप इसे ज्वाइन करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है राजा गुप्ता _ऑफिशियल, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। हमारी बुक है, आप इसे घर बैठे मंगवा सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट सेशन में। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। हर महीने करंट अफेयर्स देखना है राजा गुप्ता सर के साथ। बाय बाय।